नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सब लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। अभी तक हम राजनीति पर बातचीत करते रहे, लेकिन आज से हम एक अलग उस पर बात करते हैं, एक अलग इशू पर बात करते हैं और ये कहानी चंबल की है। चंबल के किस्सों पर बात करते हैं। जैसे ही मैं आपके साथ नाम लेता हूँ चंबल का, तो चंबल जैसे एक खूबसूरत नदी के तौर पर आपके जहन में नहीं उभरती। चंबल का नाम किसी भी शख्स के, अगर हम लोग पूरे देश में जो चंबल को जानता है उसके सामने लेते हैं, तो जो सबसे पहली तस्वीर चंबल की उभरती है वो उभरती है स्क्रीन पर दौड़ते हुए घोड़े, घोड़ों पर बैठे हुए आदमी, उनके हाथों में बंदूकें और हवा में फायरिंग करते हुए तेज़ी के साथ नदी के साथ दौड़ते हुए वो लोग, उनके आगे पुलिस या उनके पीछे पुलिस, या फिर आपने 70 mm के पर्दे की उस खूबसूरत कहानियों को देखा होगा। चंबल नदी जितनी बड़ी है उससे बड़ी उसकी किस्सों की उम्र है। उसको अगर हम उस नदी को देखते हैं तो उसकी कहानियाँ इतने अलग अलग अंदाज में आप तक आती हैं, उनमें इतने सारे बदलाव, इतने सारे मोड़ हैं कि शायद इतने मोड़ चंबल में भी नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में से एक नदी इसको कहा जा सकता है। यह अलग बात है कि सबसे कम प्रदूषित हिंदुस्तान की नदियों में से पहली नदी, जिसमें आज भी घड़ियाल पनपते हैं और वहाँ उनकी सेंचुरी है, यानी वहाँ आज भी अगर आपको कोई घड़ियाल का प्रोजेक्ट देखना हो तो चंबल नदी पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करते। चंबल को जब भी कहते हैं कि चंबल, अगर मैं चंबल की बात करना चाहूँ तो चंबल मध्य भारत की एक बेहद खूबसूरत नदी इसको कहा जा सकता है। 3 राज्यों में ये बहती है, 950 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यमुना की सहायक नदी फिर बाद में यमुना में मिल जाती है, बीच में से कवारी, पार्वती, बिसूली, बहुत सारी नदियाँ निकलती है। चंबल के उस हिस्से को देखेंगे तो वो प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत हिस्सा है, और जिन लोगों ने उसको सिर्फ फिल्मी पर्दे के अलावा देखा होगा वो ये समझते होंगे कि हाँ, वो कितनी खूबसूरत इलाके की ज़मीन है, जहां अगर पर्यटन के तौर पर देखें तो शायद वो देश के सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल इलाके हैं पर्यटन के लिहाज से, उनसे टक्कर करती हुई दिखेगी। ये अलग बात है कि डाकुओं की उन कहानियों के बीच में पर्यटन का शब्द यहाँ कभी उभरा ही नहीं था। अब पिछले कुछ समय से लोग वहाँ जाने लगे हैं, और अब इस वक्त आप जब हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त उन किस्सों में कोई भी अब इतना बड़ा डाकू शामिल नहीं है जो कि इन किस्सों में जगह बना सके, क्योंकि वो जो सदियों का सफ़र है चंबल का, उस पूरे सफ़र में चंबल में एक से एक बागी, डाकू, ठग, ये तमाम चीज़ें वहाँ से गुजरती रही हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ किस्सों की, तो किस्से वो ऐसे किस्से नहीं होंगे जिनमें सिर्फ कहानियाँ या इस तरह के झूठ जुड़कर वो जो कहानियाँ बन जाते हैं, वो नहीं। मैं आपके साथ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही बात करूंगा, उन किस्सों की बात करूंगा जो वाकई हमको आज कहानियां लगते हैं, क्योंकि वो इस तरह के काम हुए जो अब लगता है कि किसी तरह संभव नहीं, और लिहाजा हमको वो कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं लगते। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज वो ऐसे दृष्टांत हैं जिन पर बात करनी चाहिए। आज भले ही आपको चंबल में कोई इस तरह के माहौल या इस तरह का जो हालात है वो ना दिखाई देते हो, लेकिन कहते हैं कि चंबल के पानी की तासीर ऐसी है जहां बोली और गोली एक जैसा काम करती है। वहां कहते हैं चंबल के इलाकों में, जहां मुझे याद है शिव कुमार अलहत हुआ करते थे, उन पर उनके गाने पर रोक लगी हुई थी, यानी सरकार की तरफ से उन पर बैन था कि वो चंबल के उस हिस्से में लगभग 8000 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका जो 3 राज्यों को, अभी 4 राज्यों को जोड़ता हुआ चलता है, उनमें वो चंबल के उस हिस्से में कोई भी आला नहीं गा सकते थे, क्योंकि उस गांव में, जब भी उन गांव में कभी ये आला गाई जाती थी, और उसका एक जो सबसे मशहूर है, जिसका बैरी चैन से सोए उसके जीवन पर धिक्कार, और जैसे ही ये वो दोहराई जाती थी उसी वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से से एक फायर की आवाज़ आती थी, और फिर कोई बागी अपने जीवन पर धिक्कार की बजाय किसी और का जीवन लेकर चंबल के बीहड़ों में कूद जाता था। अगर हम चंबल की बात करते हैं कि नदी की लंबाई से लंबी इसकी कहानी है, चूँकि चंबल के मैंने उन तमाम हिस्सों में जो उन बागियों के साथ जुड़े हैं उन सब को कवर किया। हालांकि सदियां गुजर गई उन सब कहानियों को, लेकिन वो कहानियां मैं आपके पास लाने की कोशिश करूंगा, और हम अपने इस पूरे उसमें उनके साथ यात्रा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन हिस्सों को दिखा सकें जो आपने अलग अलग जगह पर देखे होंगे। बहुत सारे लोग आजकल उस किस्से को सुनाते हैं, बहुत सारे पत्रकार भी सुनाते हैं, लेकिन मैं उन किस्सों में उन जगह तक पहुंचा और उनको देखा, और मैंने कोशिश की कि मैं उनको
वो जो पुलिस फाइलों में है, वो जो किताबों में है, जो उनके साथ जो उनकी जो तथ्य फैक्ट जुड़े हुए हैं, उन पर आपसे बात करूं, वो हर एक बात इतनी आपको लगेगी कि जैसे वो कहानी वाकई ऐसी है जो सिर्फ कहानी है, जो कि एक सिर्फ किस्सा है, लेकिन वो सब सच है। मैं सच के साथ आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। जैसे चंबल की, आज हम लोग चंबल अगर हम लोग चंबल की कहानी करते हैं तो चंबल की कहानी नदी के साथ दौड़ते इन टीले जंगली झाड़ियों, घने पेड़ों, गहरे गारों की कहानी है। ये चंबल है और चंबल की घाटी है। गार उसको कहते हैं जो नदियों के बीच के, जो वो टीलों के बीच की जो जगह गहराई होती है, खार, उसको गार बोलते हैं। और उनका इस पूरे चंबल की इस पूरी कहानियों को बनने में बहुत बड़ा योगदान है। चंबल में बड़ी बड़ी गुफाएं उन गारों में, बिहाड़ों में अलग अलग जगह मिलती हैं, जहां कहते हैं कि एक तरफ पुलिस पार्टी पूरी की पूरी खाना बना रही होती है, तो उसी के दूसरी तरफ डाकुओं की भी एक आबादी पूरा खाना बना रही होती है, और वो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इस तरह की कहानियाँ। लेकिन चंबल की कहानी चंबल नदी जितनी पुरानी है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो महाभारत काल में इस नदी का जिक्र मिलता है, इस पूरी नदी के बारे में, और इसको महाराजा रंतीदेव के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने, महाराजा रंतीदेव ने इसके किनारे एक अतिथि यज्ञ किया था, और उसमें वहाँ बहुत सारे जानवरों की बलि दी गई थी। उनकी खालों से जो पानी वो हुआ, मृणय हुआ, उससे वो नदी का जन्म हुआ, चंबल नदी बनी। और इस पूरे में एक और कहानी जुड़ती है कि द्रौपदी ने भी इस नदी को श्राप दिया था, क्योंकि इसी के किनारे शकुनी ने, जो मामा शकुनी है, उसने इसी के किनारे पांडवों के साथ छल करके उस युद्ध को, उसमें जो धूत कीड़ा थी, यानी जो जुआ खेला गया था, उसमें छल के साथ द्रौपदी को जीत लिया था। तो इस नदी के किनारे हुआ, इसलिए द्रौपदी उस वक्त गुस्से में जिसको श्राप दिया, उसमें इस नदी का भी श्राप हुआ, और इसके किनारे लोगों को शांति न मिले। इस तरह का ये एक पूरा अलग अलग हिस्सों में चलती हुई कहानियाँ हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर पहला कौन सा डाकू है जिसको इतिहास के तौर पर, तो कहा जाता है कि जब ये पूरा का पूरा दिल्ली पर तोमर शासन खत्म हुए, तोमर वहाँ से, चूँकि दिल्ली तोमरों ने बसाई, अगर नई दिल्ली, हम लोग जिस दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली चूँकि कई बार उजड़ी बसी, ये कहते हैं लगभग 21 बार इस शहर को बना, 21 बार ये शहर उजड़ा, लेकिन जो शहर अभी है वो तोमरों ने बसाया था। ये दिल्ली तोमरों की दिल्ली कही जाती है। और बाद में ये दिल्ली उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं चौहान, और चूँकि उनके नाना से उनके पास आई थी, पृथ्वीराज चौहान को मिली थी, तो ये चौहानों की दिल्ली हुई। तो उनके बाद किस तरह हटाया गया, ये भी एक किस्सा है। लेकिन चंबल की अगर हम कहानी बात करते हैं कि सत्ता से दुश्मनी का सफ़र इस नदी के इलाकों का पुराना सफ़र है। चूँकि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय जिस तरह से तोमर, ये कहते हैं कि जो तोमर, जो उनके राजा नाना जो थे पृथ्वीराज चौहान की, वो तीर्थ यात्रा पर गए, तो उस दौरान उन्होंने अपने राज्य का राजपाट उनको सौंपा और वो चले गए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो पृथ्वीराज चौहान ने वो राज्य उनको वापस नहीं किया। इससे नाराज़ होकर, चूँकि वो वहाँ नहीं रह सकते थे, तो वो यहाँ चंबल के इलाके में चले आए, यानी सेंट्रल इंडिया में रहने लगे। और यहीं से उन्होंने दिल्ली से एक दुश्मनी मोल ले ली। दिल्ली से आने वाले लोग, चूँकि ये रास्ता ही सेंट्रल इंडिया से आपको साउथ इंडिया से इधर तक जोड़ता है, नॉर्थ इंडिया के बीच से, इसी सेंट्रल इंडिया के रास्ते से आप होते हुए गुजरते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस काफ़िले आने वाले सब तमाम काफ़िलों को लूटना शुरू किया, उनसे कर वसूलना शुरू किया, और उनसे बहुत गुस्से में आकर उनसे सब वसूलियाँ शुरू की, और दिल्ली के साथ एक दुश्मनी की शुरुआत वहाँ से इस राज्य की हो जाती है, इस हिस्से की हो जाती है। और कहते हैं कि इसमें एक और कहानी जुड़ती है कि जब दिल्ली पे तोमर शासन समाप्त हो गया, तो धौलपुर का जो सामंत था उसको हटा के मालवा के राजा जो भोज, प्रतिहार राजवंश के जो महान राजा भोज, उन्होंने उस सामंत को वहाँ से हटा दिया। लेकिन जो तत्कालीन वहाँ का वंश का जो युवराज था, उसका नाम महासेन था, और उसको ये सहन नहीं हुआ। तो महासेन ने वहाँ से आने वाले तमाम लोगों को अपना, चूँकि वंशानुगत अधिकार उसको हासिल करना था, और वो बागी बन गया। उसने राजा भोज की उस बात को नहीं माना, और चंबल के बिहाड़ों में अपने सेना के साथ शरण ले ली, और जो भी मालवा की तरफ से आता था उससे उसने कर वसूल करना शुरू कर दिया। जो महाराजा भोज से बड़ा कर था और जो नहीं देता था वो उनके साथ लूटपाट किया करता था। इसीलिए बाद में उसको चंड महासेन भी कहा गया, चूँकि जिस तरह से लूट हुई, हालांकि उसकी
राजा भोज से जब शिकायत की गई तो राजा भोज शायद उसको दंड नहीं दे पाए और इसीलिए वो उनके परिवार इस तरह से वहाँ सरवाइव करते चले गए और धीरे धीरे चंबल का ये हिस्सा एक डाकुओं की कहानियों में बदल चला गया। हालांकि इसी बीच में ठगों की कहानी भी आती है। मैं जिस पर बात करूंगा आपसे उसमें एक कोशिश करूंगा कि आपको दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे जिसका नाम अमीर अली के तौर पर दर्ज है, दुनिया जब आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उठाएंगे तो उसमें भी वो नाम कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि उसकी अपनी आत्मकथा जो फिलिप मीडोज टेलर ने लिखी थी उसमें उसने 719 शायद 777 कत्ल की बात उसने स्वीकार की थी, क्योंकि वो खुद का उसका वो वादा माफ गवाह बना था। लेकिन स्लीमैन के जो एक अलग सहयोगी ने जो उसके बारे में लिखा था उसमें कहा गया था कि उसने 919 हत्याएं की, 917 919 हत्याएं की और दुनिया में अकेले तौर पर हत्या करने में ये विश्व रिकॉर्ड है एक आदमी के तौर पर। हालांकि जब वो पकड़ा गया था, जब जिसने वादा माफ गवाह बनकर पूरे ठगों को ख़त्म कराने की बात की थी, उस वक्त तक उसको ये उम्मीद 40 साल उसकी उम्र थी और उसका कहना यह था कि उसकी अभी उम्र पड़ी थी और वो अपनी संख्या को हज़ारों में ले जा सकता था। उसको अफसोस रहा कि वो ये नहीं कर पाया। चंबल की कहानी में हम लोग सत्ता से दुश्मनी का सफ़र नदी के सफ़र जितना पुराना है, पिंडारियों, ठगों, बागियों, इन डाकुओं तक का सफ़र जितना खौफनाक है उतना दर्दनाक भी है। चंबल के इन टीलों में कहते हैं सदियों से इंसानों की चीखें दफन है, तो दफन है खूंखार और दुर्दांत इंसानों की दास्तानें, कभी ठग, कभी पिंडारी, कभी पागी तो कभी डाकू। बस नाम और गांव बदलते रहे, कहानियां नहीं लगती। कुछ लोगों को लगता है कि चंबल का पानी ऐसा ही है, लेकिन चंबल ऐसी नहीं है। पानी जैसे बगावत में के तेजाब में बदल जाता है, जैसे ही इस इलाके में पानी आता है तो तेजाब में बदल देता है। ये पानी की बदली तासीर की गवाही 1, 2, 10 या 1000 कहानियाँ नहीं, सदियों की हज़ारों कहानियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ राजस्थान है नदी के, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है, एक और मध्य प्रदेश तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, और इन हज़ारों किलोमीटर की तरफ बागी और डाकुओं के किस्से। अब इन्हीं चंबल की बागियों और उसके बीच में हम लोग आपके सामने मैं ये सारे कहानी लाने की कोशिश करूंगा। किस्सों के बीच में दर्द भी है, दुस्साहस के किस्से भी हैं, और साथ ही सरकार उनके बीच की तानातनी, बीच में लोगों के पिसने की कहानियाँ, वो तमाम चीज़ें होंगी। जैसे मैं आपको अगर शुरुआत मैंने करने की कोशिश की है तो मैं आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताऊँगा जो मेरे पत्रकारिता के हिसाब से वो सिर्फ कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको उनके साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक वक्त में जिसके किस्से आपको महसूस होंगे। और एक बहुत बड़े, चूँकि ये जो KF रुस्तम जी इस देश के महान पुलिस अधिकारियों में से एक है, BSF उन्हीं की इस्टेब्लिश की गई थी और उन्होंने कई सारे काम किए थे। उनका इस पूरे मेरे साथ उनका रेफरेंस बहुत आपको बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी किताब ने भी बहुत इसमें मदद की है। मैं बहुत सारी किताबों की जिक्र करूँगा जिसमें वो जो है किस तरह से यहाँ इस पूरी कहानियों में वो आपको दिखाई देगी। वो बोलते हैं कि उन्हीं से कि किस तरह से इस इलाके की ये समस्या नहीं है। वो ये खुद कहते हैं कि बिग कैवलरी पिंडारीज ने यहाँ उस समय पहले किया, जिनके खिलाफ 1817 में पिंडारी वार कहा गया, और ये तमाम लोग वो थे जिनको राजा संरक्षण देते थे। वहाँ के जो मराठा शासकों ने और या जो आसपास के शासक ने, उन्होंने इन सब का इस्तेमाल किया। तमाम दूसरे राज्यों में जाकर या उनसे आने वाले काफिलों से जो लूटा जाता था, मार कर, कत्ल कर कर, ये याद रखिएगा, कोई भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता था, उनको कत्ल कर कर जो लूटा जाता था उसका नजराना वो लोग इन लोगों को दिया करते थे लगभग सेंट्रल इंडिया में। लेकिन जब इनको घेरा गया, हेस्टिंग्स ने, मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स ने जब इन पिंडारियों को ख़त्म किया गया तो 81,000 फुट सोल्जर जो पैदल सैनिक थे, 10,000 रेगुलर कैवलरी थी और 23,000 इरेगुलर, यानी कुल मिलाकर लगभग उन्होंने 91,000 और 23,009, यानी लगभग 1.25 लाख की फ़ौज के साथ, जिसमें अलग अलग उनके साथ और दूसरे लोग भी शामिल थे, उन्होंने पिंडारियों को ख़त्म कर दिया गया था। अलग अलग टुकड़ों में ये पिंडारी थे जो पिंडारियों को मार गिराया गया, उन सबको अलग अलग जगह। लेकिन पिंडारियों के बाद अचानक कौन उभर कर नाम आया सामने? ठगों का नाम सामने आया। ये चंबल की दास्तान है। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये कहीं हम डाकुओं की दास्तान तक पहुँचेंगे, लेकिन चंबल की दास्तान ही डाकुओं की दास्तान है। और डाकुओं की दास्तान चंबल की दास्तान नहीं है, क्योंकि चंबल में इस तरह के बहुत सारे स्लॉट आए। अब इसमें मैं आपको बता दूँ 1839 में द
500 ईयर तक ये कहा गया, जब ये सबसे पहले ठगों की कहानी सामने आई तो ये उनकी जानकारियों में जब उनसे बात की गई, जब चूँकि इस मामले में हमको इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने उन तमाम चीज़ों को वो कोशिश करती थी कि उनको लिपिबद्ध कर सके, यानी उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाए, इसलिए स्लीमैन ने भी किया। मैं उसकी भी बुक्स का आपको रेफरेंस दूंगा कि स्लीमैन की बुक भी, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी है जो आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगी। वो किताब जिसमें से मैं आपने अभिनेत्री जया भादुड़ी का नाम सुना होगा, जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, उनके पिता हिंदुस्तान के सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार थे। उनकी किताब अभी अभिशप्त चंबल नहीं मिलती है, और जो वैली ऑफ टेरर है वो जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो भी नहीं मिलता। वो देश के उन पत्रकारों में से शायद अकेले पत्रकार होंगे, या एक आध कोई पत्रकार उस समय होगा तो जो कह सकते हैं, क्योंकि जो उन ज़्यादातर डाकुओं से जिनकी मैं कहानियाँ आपको सुनाऊँगा उनसे वो रूबरू हुए हैं। उन्होंने उस दौर को देखा है, उस दौर को जिया है, और वो कैफ रुस्तम जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे। यानी उन पूरी कहानियों में कहीं ना कहीं तरुण कुमार भादुड़ी, उनका रेफरेंस भी बहुत कुछ काम आता है। हालांकि वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है और मिलती नहीं है। मेरे पास वो किताब थी, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब ही मैंने जब सोचा कि आपको इन किस्सों की शुरुआत करता हूँ तो उस किताब को देखने की कोशिश की। हालांकि उसी किताब के सहारे मैंने अपने चैनल न्यूज नेशन पर इस पूरी सीरीज़ को चलाया भी था। उस किताब का मैंने बहुत सहयोग लिया था उन तमाम गाँवों को ढूंढने में जहाँ जहाँ वो घटनाएं हुई थी, उन सब को और उन सब के परिवार वालों को। लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस लाइब्रेरी को मुझे जब इस्टेब्लिश करना पड़ा, मेरी बाकी सब किताबें इधर उधर थी तो वो खो गई। तो ऐसा कई चीज़ें होती हैं। अब उनका दुख है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं मिल पा रही हैं। मैं बहुत सारे किस्से आपको जब सुनाऊँगा तो उसमें से उनका जिक्र रफ्ता रफ्ता करता रहूँगा। जब ये लगभग उनसे पूछताछ की गई तो ये 500 के करीब जो है द प्रैक्टिस ऑफ रोबिंग पिलग्रिम कॉमन वर्ल्ड, और ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में है। लेकिन जो पीरियड इसने कहा 300 साल तक लगातार ये काम चलता रहा। ये मेजर जनरल सर विलियम स्लीमैन ने कहा, और उसके बाद उसने उनका सफाया किया। हज़ारों लोग मारे गए थे। उसमें मैं आपको उन सब के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से ये जो फैक्ट व्हेन ही वाज अपॉइंटेड 1826 में 100 गैंग, लाहौर से मैसूर तक के बीच में लगभग ठगों के 100 गैंग फैले हुए थे। और वो मर्डर्स जो उनका ये कहा गया है, इसके बारे में कहा गया कि शायद ही दुनिया में कोई हत्यारों की कोई कल्ट इतनी ज़्यादा परफेक्शन पर पहुंची हो, यानी कत्ल को इतनी सफाई और इतनी उसके साथ कि उसको एक आर्ट में बदल दिया गया हो। दुनिया में किसी भी ठगों की हत्यारों की जमात ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई जितना कि ये 500 साल तक निरंतर करते रहे, कि हज़ारों लोग काफ़िले गायब होते रहे और उनके बारे में कभी पता नहीं चला कि उनकी लाशें किसी बाग में, किसी गार में, वो वहाँ दफनाते रहे। ये पूरी एक मैं जब आपको उसकी कहानी बताने की कोशिश करूँगा ठगों को भी, तो मैं उसमें आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरह से वो उन हत्याओं को अंजाम देते थे। उनके शब्द आप सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से होते थे, और वो दोनों लोग माँ भवानी या माँ काली की पूजा किया करते थे। उनके शगुन, उनके तमाम चीज़ें, ये सब आपको चंबल के डाकुओं के किस्सों में भी मिलेगी कि आखिर किस तरह वो शगुन के सहारे चलते थे या मंदिर पर घंटा चढ़ाने की कोशिश करते थे। ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। मुझे लगता है कि शुरुआत का है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरे उस सारा जो सिनेरियो है किस्सों का, उससे पहले चंबल को जान सकें। जो लोग चंबल में जिन्होंने चंबल को नहीं देखा, वो इसी सहारे देख सके कि आखिर चंबल है क्या। अब मैं आपको बताऊं कि ठग कमिटेड मर्डर विद ए डिग्री ऑफ परफेक्शन सेल्डम अचीव्ड इन क्राइम। ये बिगेस्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि स्लीमैन ने ये यकीन तब तक नहीं किया था जब तक कि उस मुखबिर ने जो चूँकि एक इटावा के डीएम होते वक्त जब ये पता चला कि कुछ लोगों का परिवार गायब हो गया, उसमें इंग्लिशमैन भी थे, उनकी तलाश करने के लिए जब शुरू हुआ और उन्होंने अपने तरीके से जब खोज की तो उनको एक आदमी मिला, शायद वो बता सकता है। और जब उसने कहा कि शायद एक इस तरह का शख्स हमको मिला था और वो आखिरी बार उसके साथ जाते हुए देखा, जब बहुत ज़्यादा उसके पास प्रताड़ना दी गई, उससे और पूछा गया, तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ दफन है। तो ये बात कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, चूँकि जो उसने बता शुरू किया, स्लीमैन ही नहीं कोई भी नहीं यकीन कर पा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। लेकिन
वो जब उसने लाशें खुदवानी शुरू की तो वो उसी मैनर में जिस तरह बताई गई थी उसी तरह रखी हुई, एक के बाद एक इस तरह रखी गई थी। और तब से स्लीमैन ने ये शुरू किया था कि इसको ख़त्म करना है। इनके मुताबिक अगर हम लोग इस ऑपरेशंस को जो कहते हैं ठग बिलोंगिंग टू पीला रुमाल गैंग एवरी ईयर किल्ड अबाउट 40,000 40,000 लोगों के ऑपरेशंस इसी से, हर साल 40,000 लोगों का कत्ल ये ठग करते रहे। ये कई सौ साल तक चलता रहा। एक जो उन पर किताब है उसके मुताबिक एक ये आकलन है कि 2 करोड़ लोगों को उन लोगों ने मारा। ये एक आकलन है, 2 करोड़ लोग इतनी बड़ी संख्या है, शायद आप सोच नहीं सकते हैं कि 2 करोड़ लोगों का मरना क्या होता है। उन लोगों को इन्होंने सदियों तक मारते रहे और कोई भी उनका पता नहीं था। इससे बड़ा क्राइम की परफेक्शन पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। मैं ये आपको बुक्स भी कैफ रुस्तम जी की किताब है, उस पर इनका पूरा बाकायदा जिक्र है। और इस पर उन्होंने कहा कि इसीलिए द सक्सेसफुल ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, और ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट जो कि 1904 में वाज वाउंड अप किया गया एंड इन प्लेस केम द सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CCID जो बना वो इसी के बीच में आया, जिससे बाद में IB बनी। यानी डाकुओं और ठगों की वो कहानी किस तरह से एक डिपार्टमेंट बनाया स्लीमैन ने, जिसको कहा गया ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, प्रीडेसर्स ऑफ IB, यानी IB के पहले यही डिपार्टमेंट बना था। तो ये मैं उस पर भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम लोग पहले डाकुओं की तरफ चल रहे हैं, डाकुओं पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे डाकुओं के किस्सों में मैं आपको सुनाऊंगा। हर तरफ चंबल के इन किस्सों में जब हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से डाकुओं की अलग अलग कहानी है। हर एक डाकू एक डाकू ऐसा जिसको राजा कहा गया, राजा मान सिंह। शायद जब मैं उस दौरान पुलिस अधिकारियों से भी मिला, उन तमाम लोगों से मिला जो उस समय भर्ती हुए, उन्होंने उस समय अपनी ज्वाइनिंग की जिस समय एनकाउंटर हुए, और उस समय कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बचपन में उसको सुना। उन तमाम लोगों ने एक भी बार मान सिंह को किसी ने राजा मान सिंह के बिना नहीं कहा। ये बात मैं पुलिस वालों की कर रहा हूँ। और जब मान सिंह जो हिंदुस्तान की डकैती के इतिहास में, जो मॉडर्न डकैती का इतिहास है, उससे बड़ा शायद ही कोई डाकू हुआ हो, लेकिन वो तमाम जगह बागी मान सिंह कहा गया, राजा मान सिंह राठौर। यानी जब उसकी मौत हुई, वो किस्सा जब मैं आपको सुनाऊंगा तो शायद आप में से बहुत सारे लोग उस किस्से को ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा हुआ होगा कि किसी एक डाकू के लिए आर्मी उतारनी पड़ी हो। पूरी आर्मी उतारी गई, वो पूरे चंबल में रही। 1700 लोगों की एक पूरी पुलिस फोर्स, जो 4000 लोग कंटिन्यू सिर्फ उसी के ऑपरेशंस के लिए तैयार किए गए। और राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि अगर वो नहीं पकड़ पाए तो इस्तीफ़ा दे देंगे। स्पेशल गोरखा बटालियन बनाई गई और उसी गोरखा बटालियन के साथ वो हुआ। लेकिन जब उसकी मौत हुई, जब वो आखिरी उसको विदाई दी जा रही थी, तो उस ज़िले में नहीं, आसपास के तमाम इलाकों के फौजी, रिटायर्ड फौजी जिन्होंने ब्रिटिश सेवा में अपने लिए मेडल हासिल किए थे, वो उन मेडल को धारण करके आए और उसकी लाश को सैल्यूट करते हुए उन्होंने कहा कि वो सलाम करते हैं राजा मान सिंह को। तो एक ऐसा डाकू, ऐसी कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ मैं आपको उस किस्से में ले जाने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्यों एक डाकू के साथ इस तरह हज़ारों लोग देखने आए, और वो उत्सुकता वक्त नहीं, रोने आए। हज़ारों लोग चंबल के आज भी लोग उसको किस्सों में याद करते हैं कि किसी को नहीं लूटा, बहन बेटियों के लिए किस तरह किया, और हर के लिए राजा मान सिंह एक देवता की तरह। यानी वह आज भी एक मंदिर है जिसमें राजा मान सिंह और उनकी पत्नी की पूजा की जाती है। उन्हीं के गांव खेड़ा राठौड़ में है। मैं जब आपसे मान सिंह पर बात करूंगा, लेकिन अलग अलग, एक ही नहीं, यहाँ अलग डाकू मिले। जैसे मैं हरजन सिंह जो पहला डाकू, मतलब जिसको एलिमिनेट किया गया था 1939 में, उस डाकू को मार दिया गया था पुलिस एनकाउंटर में। वो आदमी को नपुंसक बना देता था, यानी उसके जननांग काट लेता था। ये उसका शौक़ था, ये उसकी आदत थी, और ये पूरे चंबल में फेमस था कि वो किस तरह से मारने से पहले किसी भी आदमी के जननांग काटता है। बटरी जो पहले डाकुओं में से एक हैं, वो जो 1930 में मारा गया। डोंगर बटरी सबसे पहला गैंग है जो हम इस जो 20वीं शताब्दी में शुरुआत में उनको देखते हैं। डोंगर बटरी में से बटरी जो 1930 में मारा गया, डोंगर जो 1940 में यानी 10 साल बाद मारा गया। इसके अलावा ये जो गब्बर जो कहानियाँ आपने सुनी हैं, जो फिल्म अगर शोले आपने देखी होगी, जिस गब्बर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
टेरर कहा गया। उस फिल्म का याद होगा आपको, क्यों अरे सांभा कितने आदमी थे, या वो घूमता हुआ गब्बर है, वो भी कहानी वो एक ओरिजिनल किरदार से प्रेरित थी। सलीम जावेद ने वो जो कहानी लिखी उसके लिए उनको जो प्रेरणा मिली वो गब्बर से मिली, जो चंबल का एक असली डाकू था, गोह तहसील का, जो जिससे पहले बटरी और डूंगर और उसके बाद गब्बर। बटरी 1930, डूंगर 1940 और गब्बर को 1959 में जब एनकाउंटर में मारा गया। वो तीनों को नाक काटने का शौक़ था। गब्बर तो ये किया करता था कि वो जो भी उसके सामने पुलिस वाले या तमाम लोग मिलते थे तो उनकी नाक काट लिया करता था। जो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 56 लोगों की नाकें काटी हुई थी। वो 116 नाक काट लेना चाहता था, क्योंकि उसके बाद वो माँ के दर्शन करके अपने आप को अभेद्य मानता था, अलग अलग। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि किस तरह से अलग अलग किस्सों में अलग अलग डाकू के अलग अलग स्टाइल बने। इसके बाद हुजूरी की बात करते हैं। हुजूरी जिसको 1958 में मारा गया। हुजूरी उस समय जब राजा मान सिंह का गैंग काम करता था, उस वक्त भी हुजूरी सिंह का एक गैंग अलग अलग हिस्सों में, पहले वो छोटे शामिल था लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया। वो इसीलिए क्योंकि उसको मारने की भी कोशिश की राजा मान सिंह ने, लेकिन वो उसके हत्थे में नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो ओपनली रेप किया करता था वुमेन्स के साथ। उसको चंबल के सबसे बदनाम डाकू में कहा गया। तमाम जो चंबल में ये अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को कोई छेड़ता नहीं था। हालांकि ये कहानियाँ चूँकि लोग किससे जड़ते जाते हैं, जो कानून नहीं मानता वो ये नहीं करेंगे, लेकिन वाकई राजा मान सिंह के समय तक किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि वो कोई किसी लड़की या किसी औरत या किसी पर एक बुरी नज़र उठा सके, क्योंकि ये खबर मान सिंह तक बिजली की तेज़ी से पहुंचती थी और उससे तेज़ी से मान सिंह वहाँ तक पहुंच जाता था। ये आपको तमाम चीज़ें इतिहास में मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपको रेफरेंस दूंगा, इसीलिए नहीं कि ये किस्से मैं उन पत्रकारों की तरह सुना रहा हूँ जो सुनी हुई कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं। और मैं आपको रेफरेंस के साथ कोशिश करूँगा कि जो बताया जाए उसको आप ढूँढ सकें और ख़ुद महसूस करें कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। इसके अलावा लाल सिंह बहुत ही फेमस डाकू हुआ। उसको 1959 में उठाया गया। वो अपने उसकी गर्दन काट दिया करता था। ये सब चीज़ें रैंसम वसूली के लिए था। और चूँकि लूट का एक तरीका इनका रहा है, ये पकड़ से शुरुआत, मतलब सिर्फ डाकू सिर्फ डकैती नहीं डालते थे। उस समय इन्होंने कहा कि हम बागी कहलाना पसंद करते हैं, चाहे वो मलखान सिंह तक रहे हो। अगर हम इस पूरी डाकू की कहानी को 1930 से शुरू करते हैं और 1980 के लास्ट जो डाकू है, हालांकि फूलन देवी को लोग कहते हैं, उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊँगी कि किस